हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हो। पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। तो ये आपका बेसिक केमिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसका ये 10th लेक्चर यानी कि 10वां लेक्चर होगा। इसके पहले हम ऑलरेडी 9th लेक्चर कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, आप जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ से मिल जाएगा क्लास 11th का बेसिक केमिस्ट्री। हालांकि जो हमारा पहला चैप्टर है रसायन शास्त्र की मूलभूत संरचना, उसी में है ये सब चीज़। उसी का हम नाम अलग दे दिए हैं बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो घबराना नहीं, आपका ये चैप्टर ही चल रहा है। चलिए, तो डालिएगा हेडिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बताता है? तो देखो, नाम से स्पष्ट है, रासायनिक संयोजन यानी कि रासायनिक करके कुछ प्राप्त होने वाला है। तो ध्यान दो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बात करें हम, तो पहले समझ लेते हैं कि यह क्या बताएगा। तो समझो बात को, यह बताता है कि कैसे दो तत्व आपस में, या दो से अधिक भी तत्व ले सकते हैं, आपस में अभिक्रिया कर यौगिक का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि यह लॉ हमको क्या बताता है? तो यह लॉ हमको यह बताता है कि कैसे दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये सब चीज़ बताने के लिए इसमें हमको 5 लॉ पढ़ना है। कितना लॉ पढ़ना है हमको? 5 लॉ के बारे में स्टडी करना है इसी में। और वह 5 लॉ कौन कौन सा है? तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला लॉ हुआ। दूसरा लॉ जो इसमें पढ़ना है हमको, नंबर 2 यहाँ लिख देते हैं, आप लोग ऐसे लिखते चले जाना कॉपी में। नंबर 2 है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको हम हिंदी में कहेंगे निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा लॉ जो इसमें पढ़ना है हमको, वह है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको हम हिंदी में कहेंगे गुणन अनुपात का नियम। गुणन अनुपात का नियम।
चौथा लॉ जो इसमें आपको पढ़ना है वह है आपका गैसियस लॉ, जिसको हम बोलते हैं गे-लुजाक्स लॉ। गे-लुजाक्स, इसको ऐसे लिखो, गे-लुजाक्स लॉ। हिंदी में क्या कहेंगे तो गे-लुजाक्स नेम है वैज्ञानिक का, नाम का हिंदी वही होता है। मान लो किसी का नाम रोहन है, उसको हिंदी में कहो या इंग्लिश में कहो, रोहन ही कहोगे ना, यहाँ भी वही बात है। गे-लुजाक्स नेम है वैज्ञानिक का, तो हिंदी इंग्लिश सब चीज़ वही। तो गे-लुजाक का नियम, क्लियर। 1 2 3 4, पांचवा जो और लास्ट जो लॉ है यहाँ लिख देते हैं, नंबर 5, वो है आपका एवोगाद्रो हाइपोथेसिस। एवोगाद्रो हाइपोथेसिस, यह लॉ नहीं एक तरह से, यह हाइपोथेसिस है, यानी कि सोचा गया है बोले तो। हिंदी में कहेंगे इसको एवोगाद्रो, भी वैज्ञानिक का नेम है, एवोगाद्रो परिकल्पना, एक सोचा हुआ काल्पनिक चीज, ठीक है। तो 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या और 5 नंबर या। आप अपने कॉपी में ऐसे नहीं मत लिखना, आप इसको 1 2 3 4, भाई तो बोर्ड है ना, थोड़ा सा स्पेस नहीं था, जगह नहीं थी, इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए। आपको 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिखना है, क्लियर। चलिए तो इसको लिखिए, फिर हम बारी बारी से सभी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा लॉ क्या कहता है, और ये सब जब पूरा पढ़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे 2 तत्व आपस में मिलते हैं। अभिक्रिया के मतलब यहाँ पे संयोजन होना, ऐसे लिख लो, आपस में संयोजन करके जो यौगिक का निर्माण करते हैं, वही एक ही बात होगा, कहने का तात्पर्य वही है। चलिए तो इसको लिखिए, फिर हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए तो पहला है आपका, एक एक करके पढ़ेंगे हम पांचों के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो सिंपल है, ये जो लॉ है इसको एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैवोजियर, उन्होंने ही दिया था। लैवोजियर जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। कब दिया था? 1789 ईस्वी में। खैर ये सब नहीं पूछता है एग्जाम में, किसने दिया, कब दिया, तो सिंपल है, सिलेबस में आपका इसलिए आपको डिस्कस करा दे रहे हैं। देखो ये लोग क्या बोलता है, कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा प्रतिफल का द्रव्यमानों का योग, द्रव्यमानों का योग आपस में बराबर होता है। यही है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो नाम से स्पष्ट है, यदि आप थोड़ा सा नाम पे ध्यान दो। द्रव्यमान यानी कि मास, द्रव्यमान, संरक्षण यानी कि सुरक्षा देना, यानी कि द्रव्यमान सुरक्षित हो, उसी के बारे में कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा प्रतिफल का द्रव्यमानों का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है।
जब आपस में मान लो कि दोनों का द्रव्यमान बराबर। अच्छा एक चीज़ और, आपके पास यहाँ पे वर्ड आया अभिकारक और यहाँ पे वर्ड आया प्रतिफल, इसका मतलब क्या, तो समझो ध्यान से। मान लो हम यहाँ पे एक ए लेते हैं और एक बी लेते हैं। क्या लिए हम, एक ए लिए और एक बी लिए। ए और बी को आपस में अभिक्रिया करा दिए। ए और बी जैसे आपस में रिएक्शन किया तो यह बन गया मान लो ए बी। ए और बी आपस में रिएक्शन किया, क्या बन गया, ए बी। ये बन गया मान लो कि AB2। ठीक है, तो ध्यान दो, ये जो आपका ए बी है ना, ए प्लस बी, एक ए है एक बी है। इस जो आपको जो एरो दिख रहा है, इस एरो के पास खड़े आ जाओ। इधर वाले को क्या बोलते हैं, राइट हैंड, इधर वाले को लेफ्ट हैंड, यानी कि यहाँ दायां साइड या बायां साइड। जो आपका बायां साइड है, नहीं जो दायां साइड है उसको हम बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट। और जो आपका बायां साइड है इसको हम बोलते हैं अभिकारक। और अभिकारक को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। तो देखो कोई भी रिएक्शन होता है इसमें दो ही चीज़ होता है। अब इस दो से बहुत सारा चीज़ निकल के आएगा। जब ऑर्गेनिक हम पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा होगी। पहले सुनो ध्यान से, सिंपल, जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में दो चीज़, एक आपका रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट यानी कि रिएक्शन करने के लिए जो चीज़ आप ले रहे हो उसको रिएक्टेंट। रिएक्शन करने के बाद जो बन गया वो प्रतिफल। जैसे कि मान लो कि आप खाना बनाते हो, या सिंपली सोचो, मान लो कि आप चावल लिए हो, पानी लिए हो, ठीक है, चावल पानी बन गया क्या, भात। तो जो आपका चावल पानी है वह आपका कहलाएगा अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। और जो आपका भात में फॉर्मेशन हुआ है, भात इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्रतिफल। क्लियर। तो जो हम रिएक्शन कराने के लिए जो चीज़ हम लेंगे उसको कहते हैं अभिकारक। रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ बन गया उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल। तो कहता है, अब तो समझ गए हो कि अभिकारक प्रतिफल क्या होता है। अब कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा प्रतिफल का द्रव्यमानों का योग आपस में बराबर होता है। यही इस लॉ का मानना है। यानी कि इस अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान किसका होगा, प्रतिफल का होगा। यानी कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान इज इक्वल टू प्रतिफल का कुल द्रव्यमान। यदि ऐसा है तो हम बोलेंगे कि वह रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फुलफिल कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, सारा कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इसमें और डेप्थ जाएं तो बहुत चीज़ है, लेकिन हम लोग वही चीज़ लेंगे जिसका हम लोगों का काम है। मान लो कि हम यहाँ पे कार्बन लिए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लिए हैं, O2। कार्बन और O2 आपस में रिएक्शन किया और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। आप क्या लिए हो, कार्बन लिए हो, और क्या लिए हो, ऑक्सीजन लिए हो। तो जो आप लिए हो रिएक्शन कराने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जो बन गया CO2 है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। यह लॉ कहता है कि इस दोनों का जो द्रव्यमान है वह बराबर होना चाहिए। तो पहले बताओ कि कार्बन का द्रव्यमान कितना, तो याद करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू कितना होता है, 6। और एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर जो होता है वो कितना होता है, 12। तो कार्बन तो हो गया आपका 12 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन का मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास, हालांकि अभी हम मास नंबर एटॉमिक मास को एक साथ लेकर चल रहे हैं। जब इसमें और आगे बढ़ेंगे हम तो दोनों में डिफरेंस भी आपको बताएंगे, पहले सुनते चलो अभी। तो ऑक्सीजन का 16, उसकी संख्या कितनी है, 2। यहाँ पे लिख लेना, नहीं पता है तो। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू कितना होता है, परमाणु संख्या 6। और जो इसका द्रव्यमान संख्या है, जो इसका एटॉमिक मास है वह कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 8। जो इसका द्रव्यमान है वह कितना है आपका, 16 ग्राम।
क्लियर। अब चलिए, तो 12 और 16 ग्राम है, लेकिन सोचो कि ऑक्सीजन यहाँ पे O2 है, यानी कि 2 ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 = कितना, 32 ग्राम। तो 12 ग्राम यह और 32 ग्राम यह, 12 और 32 को एक साथ कुल कह रहे हैं ना, जब कुल कह रहे हैं कि सभी को जोड़ कर चलोगे तो 12 और 32 = कितना, 44 ग्राम, 44 ग्राम। ठीक उसी प्रकार से CO2 देख लो। CO2 में आप देखोगे कि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन यानी कि 12 और प्लस 2 ऑक्सीजन यानी कि 32, तो 12 + 32 = कितना, 44 ग्राम। तो देखो जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं वही चीज़ हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में भी वही चीज़ मिल रहा है। हालांकि ठीक है प्रोडक्ट अलग है, मेरे कहने का मतलब कि द्रव्यमान वही है, रिएक्टेंट का जो द्रव्यमान है 44 ग्राम टोटल, वही प्रोडक्ट का द्रव्यमान। क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ, द्रव्यमान ज्यों का त्यों हुआ ना? यदि ऐसा है तो बोलेंगे कि यह रिएक्शन सही जा रहा है, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जरा सोचो, एक टर्म यहाँ से निकल के आया, क्या यहाँ पे जो द्रव्यमान हम ले रहे हैं क्या इसमें कोई चेंजिंग हो रही है? बिल्कुल नहीं, जैसे है वैसे प्राप्त हो रहा है, जितना इधर है उतना उधर मिल रहा है। तो इस लॉ में एक बात और कहा गया, क्या, तो ध्यान से सुनो, एक बात इसमें और मेंशन किया गया कि जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता। क्लियर। द्रव्यमान का न ही नष्ट होगा, न ही उसका क्षरण होगा, और न ही आप उसको क्रिएट कर पाओगे, न उसको आप बना सकते हो। ठीक है, तो यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारा रिएक्शन है, आप इसमें एक और देख लो। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे ले लिए क्या, H2, ठीक है, और प्लस आपका O2, H2 + O2, और क्या बना दिए 2H2O। बैलेंस कर सकते हो, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे 2H2 कर दो, 2 ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, हो गया कहानी। अब देखो यहाँ भी वही बात, ये आपका रिएक्टेंट है, आपका प्रोडक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन की संख्या भी 2, यानी कि 4 ग्राम या, और प्लस ऑक्सीजन 32 है ना, तो 32 यानी कि 32 ग्राम या, यानी कि 32 और 4 कितना, 36 ग्राम टोटली। यहाँ आ जाओ, 2 दूना 4, 4 ग्राम या, और 32 यानी कि ये भी आपका कितना, 36 ग्राम। तो यहाँ भी मास में, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे, आपसे कोई यदि सवाल करता है कि बताओ द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो उसको इतना ना समझाकर एक ही बात में बोल दो, एक ही लाइन में बोल दो कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको नोट कीजिए। फिर नंबर 2 में चलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। चलिए, तो पहले हम डिस्कस कर लिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। दूसरा हम बात करते हैं नंबर 2, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको हम हिंदी में कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम। बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें, ध्यान दो। निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? सबसे पहले यह समझो कि इसको जो दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था जे प्रोस्ट। जे प्रोस्ट ने दिया था, नेम है वैज्ञानिक का। चलिए, कब दिया था छोड़ो हटाओ, कब दिया था इसकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है,
देखो यह कहता क्या है, ध्यान दो। कोई भी रासायनिक यौगिक हो, कोई भी रासायनिक यौगिक हो जो कहीं से भी प्राप्त हो, जो कहीं से भी प्राप्त हो, डज नॉट मैटर कहाँ से आया हुआ है, कहीं से भी प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, उसका द्रव्यमान का जो अनुपात होगा, उसका द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वह निश्चित होगा, निश्चित होगा। उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कहता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक, देखो यहाँ पे हम टर्म दे दिए हैं यौगिक, आई रिपीट यौगिक। यौगिक का मतलब ही होता है कि जो कंपोनेंट हो वो फिक्स्ड हो, यानी कि निश्चित हो। तो कहता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक हो जो कहीं से भी प्राप्त हो, कोई मतलब नहीं है, उसका द्रव्यमान का जो अनुपात होगा, वो जो वाला उसमें जो एलिमेंट होंगे उनका जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वह निश्चित होगा। यही है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात का नियम। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करते हैं यहाँ पे ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। एक काम करते हैं, मान लो कि एक आप रेन वाटर लाते हो। रेन वाटर मतलब वर्षा का पानी, बारिश का पानी, वर्षा का पानी, क्लियर। दूसरे तरफ आप लाते हो नदी का पानी, रिवर वाटर, रिवर वाटर यानी कि नदी का पानी। और तीसरा जो आप पानी पीते हो, नल का, बोरिंग का पानी, जो समझो नल का पानी, सिंपल लिखो नल का पानी, बोरिंग का वाटर। चलो वाटर है तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, ये भी H2O, ये भी H2O, क्लियर। देखो हम क्या बताना चाहते हैं, सुनना ध्यान से। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपका H2O है, चाहे वह बारिश का H2O हो, बारिश का पानी हो, चाहे वह नदी का पानी हो, नदी का H2O हो, चाहे वह नल का पानी हो, नल का H2O, उसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो हमेशा सेम रहेंगे। हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे और ऑक्सीजन 1 ही रहेंगे। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम रहेंगे तो इन दोनों का जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वह भी क्या होगा, सेम होगा, निश्चित होगा, फिक्स्ड होगा। यही कहता है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे कि मान लीजिए कि आपका H2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 रेशियो, ऑक्सीजन 1 है तो 16, यहाँ भी 2 रेशियो 16, यहाँ भी 2 रेशियो 16, तो 2 1 8, 1 रेशियो 8, यहाँ भी 1 रेशियो 8 और यहाँ भी 1 रेशियो 8। तो अब देखोगे कि यहाँ का भी जो H2 है, इसका द्रव्यमान का जो अनुपात है वह 1 रेशियो 8 है, यहाँ भी जो द्रव्यमान का अनुपात है वह 1 रेशियो 8 है और यहाँ भी जो द्रव्यमान का अनुपात है वह 1 रेशियो 8 है। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं, चाहे वह कोई भी यौगिक हो, कैसा हो यौगिक हो, कहीं से भी प्राप्त हो, कोई मतलब नहीं है हमको, उसमें जो तत्व प्रेजेंट होंगे उनका द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वह निश्चित होगा। यही बताता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात का नियम। क्लियर। चलिए तो इसको लिखिए, फिर हम नंबर 3 की बात करते हैं जो कि है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए तो हम बात करते हैं नंबर 3 की, और नंबर 3 है आपका लॉ ऑफ
डेफिनेट तो हो गया ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको जॉन डाल्टन साहब दिए थे। चलिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणन अनुपात का नियम, गुणन अनुपात का नियम। यह लॉ क्या कहता है समझना ध्यान से, सिंपल है। इस लॉ का कहना है, देखो मल्टीपल यानी कि गुणन, या और अच्छा से करना चाहें तो मल्टीपल यानी कि एक से अधिक, 2 3। तो ध्यान दो यह क्या कहता है, कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, एक से अधिक यौगिक का निर्माण होता है। क्लियर? पहले बात समझो क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल हलवा लगेगा, ध्यान से नहीं समझोगे तो लगेगा क्या है यह। तो पहले ध्यान दो, पहला वर्ड हम क्या लिखे हैं, पहला लाइन क्या लिखे, कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं यानी कि रिएक्शन करते हैं, कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, तो एक से अधिक यौगिक का निर्माण होता है। क्या होता है? एक से अधिक यौगिक का निर्माण होता है। क्लियर? यह कब होगा, ध्यान से समझना, यह कब होगा, जब एक तत्व का, यह कब होगा सुनना, जब एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित हो, एक तत्व का द्रव्यमान क्या हो, निश्चित हो, एवं दूसरे तत्व का द्रव्यमान अनिश्चित हो यानी कि अलग अलग हो, अनिश्चित हो। क्लियर? तब क्या होगा, तब यह लॉ आता है और कहता है कि जो अलग अलग द्रव्यमान होगा, जो अलग अलग द्रव्यमान होगा उसका अनुपात सरल होता है, उसका अनुपात सरल होता है, यानी कि सरल यानी कि सिंपल, यानी कि छोटा सा एक अनुपात आएगा, ज़्यादा अनुपात नहीं, सिंपल अनुपात, सरल अनुपात। ठीक है, यही है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर से इसको समझते हैं, पहले बात समझो, कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक का निर्माण होता है। क्लियर? यह कब होगा, कब एक से अधिक यौगिक का निर्माण होगा, तो जब एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स्ड होगा, निश्चित होगा, एवं दूसरे तत्व का द्रव्यमान अनिश्चित होगा यानी कि अलग अलग होगा। तब क्या होगा, तब यह लॉ आया और बोलता है कि जब अलग अलग द्रव्यमान आप ले रहे हो उसका अनुपात सिंपल होना चाहिए। जो अलग अलग द्रव्यमान ले रहे हो उस द्रव्यमान का जो अनुपात है वह सिंपल होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए नहीं, सिंपल होगा ही। यदि ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा हार्ड है, सिंपल नहीं है, इट मीन्स कि यह लॉ को काम नहीं कर रहा है वो। ठीक है, अब चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं, सारा कहानी क्लियर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहीं पे दे देते हैं, 2 एग्जाम्पल लेंगे फिर हो जाएगा आसानी से। मान लो यह कार्बन है, यह कार्बन जैसे O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, CO2। क्लियर? यही कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन जा रहा है, CO।
सुनना ध्यान से। यह कार्बन O2 के साथ रिएक्शन किया तो CO2, यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो CO। अब आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन तो हमेशा O2 में ही आता है। हाँ बिल्कुल आता है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम O ले लिए हैं। O2 भी लेकर चाहें तो फिर हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो एक ही बात आएगी। ठीक है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो तो देखते हैं हम। तो जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनते हैं। देखो जब दो तत्व, यही कार्बन ऑक्सीजन के CO2, यही कार्बन ऑक्सीजन से CO, दो तत्व आपस में कंबाइन के एक से अधिक यौगिक का निर्माण हुआ। कब हुआ? जब एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित हो। तो कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम, इस कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम। एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित हो, दूसरे तत्व का द्रव्यमान अनिश्चित हो। इस O2 2 ऑक्सीजन तो 32 ग्राम, और यह O 1 ऑक्सीजन तो 16 ग्राम। तब यह लॉ कहता है कि जो अलग अलग द्रव्यमान होगा उसका अनुपात सरल होगा। तो देखो तो अलग अलग द्रव्यमान यही है ना, यानी कि 32 और 16, यानी कि 16:32 या 32:16 जो लिखो तो 1:2। तो 1:2 ये आपका कैसा एक सिंपल आ गया ना, छोटा सा सरल आ गया, छोटा अनुपात आया। तो बोलेंगे कि यह गुणन अनुपात का नियम को पालन कर रहा है। अब आपके मन में प्रश्न और है कि छोटा अनुपात कहने का क्या मतलब। देखो पहले समझो कि बड़ा अनुपात कहने का मतलब क्या। इसे कि मान लो कि हम 8:9, 9:11 के हिसाब से हमारे पास अलग अलग एलिमेंट आ जाएं, तो वह कंपाउंड, वह रिएक्शन इस नियम को फॉलो नहीं करेगा। 1:2 सिंपल हो सकता है, 2:1 सिंपल होगा, 2:3 तक लेकर चलेंगे हम, 3:4 तक हार्डली चलेंगे, उसके आगे वाला कहानी पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो कि आपका हाइड्रोजन है H2। यह हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन O2 के साथ रिएक्शन करके 2H2O बनाया, या इसको ऐसे लिखो, हाँ ठीक है, 2H2O बनाया। यही हाइड्रोजन O2 के साथ रिएक्शन करके बैलेंस करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे O लिखो, H2O, और यही हाइड्रोजन O2 के साथ रिएक्शन करके H2O2 बनाया, पहले ऐसे लिखो। और इसको हम O2 वगैरह करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बैलेंसिंग करना पड़ेगा, और हो सकता हो कि आपको समझ में नहीं है, इसलिए इसको हम अभी बैलेंसिंग नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम सिंपल सिखा रहे हैं कि लॉ समझो। चलो तो H2 प्लस ऑक्सीजन H2O, H2 प्लस O2 H2O2, दो अलग अलग एलिमेंट है, आपस में रिएक्शन किया, H2O बना। क्लियर? दो अलग अलग एलिमेंट आपस में रिएक्शन किया, H2O2, यानी कि दो तत्व आपस में संयोग किया, एक से अधिक यौगिक बन गया। क्लियर? कहता है कि जब एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित हो एवं दूसरे तत्व का द्रव्यमान अनिश्चित हो, तो निश्चित कौन है? तो हाइड्रोजन 2 है, तो यह 2 ग्राम, यह 16 ग्राम, यह 2 ग्राम, यह 32 ग्राम। तो कहता है यह लॉ कि जो अलग अलग द्रव्यमान होगा उसका अनुपात सरल होगा। तो देखो तो अलग अलग द्रव्यमान यही है ना, यानी कि 16:32, यानी कि 1:2, एक सिंपल अनुपात है। बोलेंगे कि यह जो रिएक्शन है इस लॉ को फुलफिल कर रहा है। क्लियर? चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर नंबर 4 में चलते हैं। चलिए तो नंबर 4 की बात कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी आते हैं। तो देखो नंबर 4 है आपका गे-लुजाक लॉ, गे-लुजाक का नियम। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, गे-लुजाक का गैसीय नियम। गैस के बारे में बताता है, गैस कैसे कंबाइन करता है, कैसे संयोग करता है, गैसीय नियम। देखो
यह लॉ क्या कहता है? कहता है कि जब दो गैस आपस में, या दो से अधिक गैस भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक जनरल टर्म हो रहे हैं, जब दो गैस आपस में संयोग करके जो प्रतिफल बनाते हैं, उनका आयतन का, या आयतनों का, ठीक है, आयतनों का अनुपात सरल होता है। बस यही बात कहता है आपका गेलो-जार्क्स लॉ। कहता है कि जब दो गैस को आपस में संयोग कराओ, कंबाइन कराओ, जो प्रतिफल मिलेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वह एक सिंपल यानी कि सरल अनुपात होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि H2 प्लस Cl2 गैसियस फॉर्म, गैस बन गया 2HCl। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि जो H2 है ना, इसके पहले कुछ नहीं है तो एक है, यानी कि एक वॉल्यूम H2। और आपको अगर सर वॉल्यूम क्या होता है तो बात को और अच्छा से समझो तब। इस जो आयतन है ना, इसी आयतन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, तो एक आयतन लिखें या एक वॉल्यूम लिखें, समझ जाना बात को। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, यानी कि एक वॉल्यूम H2 को, एक वॉल्यूम H2 एक वॉल्यूम Cl2 के साथ रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम क्या बना रहा है? HCl। क्लियर? यानी कि देखो तो 1:1:2 एक सिंपल रेशियो ही है ना, बोलेंगे गेलो-जार्क्स लॉ है। इसमें और थोड़ा डेप्थ चलते हैं। मान लो हम कहते हैं कि 20 ml H2 और 20 ml Cl2। अब वॉल्यूम को आपको पता ही है ना, आयतन का जो मात्रक होता है क्या होता है? लीटर कुछ से लिखते हैं, मिलीलीटर से लिखते हैं, ठीक है, तो मीटर क्यू से भी लिखते हैं। खैर यहाँ पे मीटर क्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गैस को मेंशन कर रहे हैं हम, ml और लीटर की ही चर्चा करेंगे। 20 ml हाइड्रोजन गैस 20 ml Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो 40 ml क्या बनेगा? HCl। हो कैसे? देखो, एक वॉल्यूम, एक आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन Cl2 के साथ रिएक्शन करके 2HCl, 2 आयतन HCl बन रहा है। यानी कि यदि हम 20 लें इसको तो 20 ml H2 20 ml Cl2 आपस में रिएक्शन करके 40 ml HCl बनाएगा। 20 के बदले मान लो हम 10 लेते हैं तो 10 ml H2 10 ml Cl2 आपस में रिएक्शन करके 20 ml HCl बनाएगा। क्लियर? यही है आपका गेलो-जार्क्स लॉ। और एग्जाम्पल है, चलो और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम क्या लें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। मान लो यहाँ पे कार्बन गैसियस फॉर्म में है, जो समझो यहाँ भी गैसियस फॉर्म और CO2 गैसियस फॉर्म। यहाँ ध्यान दो, बैलेंस है ना? हाँ बैलेंस है। देखो, एक वॉल्यूम कार्बन, एक वॉल्यूम O2 और बना क्या? एक वॉल्यूम CO2 गैस। कुछ नहीं है तो एक ही है ना। अब आपसे हम कहें कि देखो ये सवाल घूमता है, बात समझ रहे हो ना? आपसे हम कहें इसको बार बार समझो ध्यान से, पीछे बैक करके भी समझते चलो जो इसमें समझाएं, चूँकि ये चीज़ रिपीट करने वाला है। आपसे कहें हम कि 10 ml कार्बन 10 ml ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कितना ml CO2 बनेगा? तो भी 10 ml ही बनेगा। 1 वॉल्यूम कार्बन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन तो 1 वॉल्यूम CO2, तो 10 ml कार्बन तब 10 ml O2 और CO2 भी कितना? 10 ml ही। हम कहेंगे नहीं 10 के बदले 20 करो तो 20 ml कार्बन तो 20 ml O2 भी और 20 ml CO2 भी।
सब में एक एक है ना, यहाँ पे एक एक, यहाँ पे 2 हो रहा था तो हम एक एक, तो यहाँ पे 20 था, इसको डबल कर देते हैं 40। रेशियो कर तो 1:1 जो कि बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल क्या चाहिए। क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर इसी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तब हम बाद में देखेंगे एवोगाद्रो, पहले इस पे कुछ क्वेश्चन देखो। चलिए एक सिंपल एक और समझो, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन आ जाए N2 जो कि गैसियस है, 3H2 और हो गया आपका 2NH3। देखो तो इसके कोफिशिएंट में क्या है, एक, यानी कि एक वॉल्यूम N2 रिएक्शन कर रहा है 3 वॉल्यूम H2 के साथ, तो 2 वॉल्यूम क्या मिल रहा है, अमोनिया, यानी कि एक आयतन N2 का रिएक्शन कर रहा है 3 आयतन हाइड्रोजन से, तो 2 आयतन अमोनिया बन रहा है। क्लियर। मान लो हम कहें कि हमारे पास 100 ml, या चलो 100 ml बहुत ज़्यादा हो गया ना, 10 ml, हमारे पास 10 ml N2 है, तो देखो तो एक वॉल्यूम को 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन चाहिए, तो 10 ml N2 को कितना ml हाइड्रोजन चाहिए, तो एक को 3 चाहिए तो 10 को 30 चाहिए ना, तो 10 ml N2 को 30 ml हाइड्रोजन चाहिए। एक वॉल्यूम को 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन तो 2 वॉल्यूम अमोनिया, तो 10 ml को 30 ml, तो 2 वॉल्यूम यानी कि 20, 10 लिए हूँ तब 20 ml। क्लियर। फिर से रिपीट कर दें, देखो ध्यान दो, एक वॉल्यूम को 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन चाहिए, तब बन रहा है 2 वॉल्यूम अमोनिया, तो 10 ml को, यानी कि 1 का 2, ऐसा समझो, और 3 का 2, यानी कि 3 का दूसरा हिस्सा, ठीक है, 3 है 10 10 10, तो 2 यानी कि 20, 10 खत्म, वही बात है। चलो तो एक वॉल्यूम यहाँ पे ले लिए हम 10 वॉल्यूम N2, तो 10 वॉल्यूम N2 को कितना H2 चाहिए, एक को 3 चाहिए तो 10 को 30, और एक चीज़ सोचो कि 1 3 2, तो 10 30, और यह 1 का 3 तो 10 का 1 का 2 ना, तो 10 का 20। क्लियर। ध्यान देना चीज़ को, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचोगे बन जाएगा। कहता है कि 100 ml मीथेन को, CH4 को जलाते हैं तो CO2 तथा H2O प्राप्त होता है, तो बताएं CH4 को जलाने के लिए, कितना ml ऑक्सीजन की आवश्यकता है तथा कितना ml CO2 प्राप्त होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, वीडियो को पॉज करके फिर मिलाना। चलो देखते हैं, CH4 को जला रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए यह बात। एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले को मिटाते हैं, जल्दी से लिख लो। चलो क्योंकि इसी नीचे और जाएंगे तो शायद आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको ऊपर में ही बनाएंगे। देखिए आपको ये चीज़ ध्यान में, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो कि आगे भी काफ़ी यूज आने वाला है इस चीज़ का। कोई भी चीज़ जलता है ना तो वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। क्लियर। जलने के फलस्वरूप CO2 मिलता है और H2O मिलता है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन को, लेकिन जनरली किसी भी चीज़ को जलाओ H2O मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ध्यान से इस बात को समझ लेना। तो देखो हम CH4 को जला रहे हैं ना, तो अब कोई भी चीज़ जलेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा। क्या मिल रहा है, CO2 और H2O मिल रहा है। पहले देखो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है।
तो कार्बन 1, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। तो क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे 2 लिख दें तो हाइड्रोजन देखो तो 4 हो गया, बिल्कुल। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे देखो 2 और 2 4, क्या करोगे, यदि हम यहाँ पे 2 ले लें तो नहीं हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं कुछ नहीं है तो 1 है ना, यानी कि 1 वॉल्यूम मीथेन को जलने के लिए 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। और बन क्या रहा है, तो 1 वॉल्यूम CO2 बन रहा है और 2 वॉल्यूम H2O बन रहा है। क्लियर। हमसे कहता है कि हमारे पास 100 ml H2O है, CH4 है। देखो तो 1 वॉल्यूम को 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन, तो 100 ml को कितना ml चाहिए, 200 ml ऑक्सीजन चाहिए। कितना ml CO2 बना, तो 1 के लिए 1, तो 100 के लिए 100। H2O कितना मिला, 1 के लिए 2, तो 200 ml H2O। तो कहता है कितना ml O2 की आवश्यकता है, तो दिख रहा होगा आपको कि 200 ml O2 चाहिए, क्योंकि 1 के लिए 2 वॉल्यूम, तो 100 के लिए 200। कितना CO2 प्राप्त होगा, तो देखो 1 से 1 CO2 प्राप्त हो रहा है, तो 100 से 100 ही CO2 प्राप्त होगा, तो 100 ml CO2 प्राप्त होगा। अब मान लो आपसे कह दें कितना H2O प्राप्त होगा, तो 200 ml H2O प्राप्त होगा, काम खत्म। क्लियर। चलिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से इसको लिख लो फिर मिटा देते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। तो कोई क्वेश्चन है सिंपल, यहाँ पे पहले ट्राई करते चलो। क्वेश्चन है, ध्यान दो, कहता है कि 60 ml N2 को 60 ml हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कितना ml NH3 प्राप्त होगा। साठ ml N2 को 60 ml H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कितना ml NH3 प्राप्त होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोशिश करो जल्दी से। आई होप आप ट्राई कर लिए हो, समझते हैं। देखो N2H2NH3 ये रिएक्शन था ना, N2 प्लस 3H2 और 2NH3। हमसे कह रहा है कि 60 ml N2 है, N2 कितना है, N2 इज इक्वल टू 60 ml है, और 60 ml हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी कितना है 60 ml है। पूछ रहा है कि NH3 कितना ml प्राप्त होगा। तो बात को ध्यान से समझना। देखो तो एक वॉल्यूम N2 को, एक वॉल्यूम N2 को एक वॉल्यूम N2 कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, 3 वॉल्यूम के साथ, और कितना वॉल्यूम अमोनिया प्राप्त हो रहा है, 2 वॉल्यूम। आई रिपीट, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम अमोनिया प्राप्त कर रहा है। बात समझ रहे हो ना। तो सोचो यदि हमारे पास नाइट्रोजन 60 ml है तो 60 ml के हिसाब से इसको 180 ml हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर। लेकिन जरा सोचो क्या हमारे पास हाइड्रोजन 180 ml है, इसी बात को तो समझना है। ठीक है, एक वॉल्यूम को 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन चाहिए, तो तुम्हारे पास नाइट्रोजन 60 ml है, तो 60 ml नाइट्रोजन को तो 180 ml हाइड्रोजन चाहिए रिएक्शन करने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए। लेकिन क्या हमारे पास हाइड्रोजन 180 ml है? नहीं है। हाइड्रोजन कितना है? 60 है। अब क्या करोगे बोलो। अब हमको कहानी यहाँ पर अपने आप चेंज करना पड़ेगा, मजबूरी से। नहीं होता है, मान लो कि आप
कोई सामान खरीदने वाले हो, ठीक है, उस सामान का दाम है मान लो 1000 रुपया और आपके पास 500 रुपया है, 600 रुपया है, तो क्या करोगे? ठीक है, उसमें से कुछ पैसा बचाना भी, मान लो 100 रुपये बचाना भी है, तो क्या कीजिएगा? 500 का ही सामान कीजिएगा ना, भले ही 1000 रुपये दाम क्यों ना हो, उसको छोड़ दीजिएगा, 500 वाला ही अपना काम कीजिएगा, 100 रुपये आपको वापस भी लेकर जाना होगा। यहाँ भी कहानी वही है। आपको नाइट्रोजन 60 ml दिया हुआ है, हाइड्रोजन भी 60 ml दिया हुआ है, तो 60 ml को 180 हाइड्रोजन चाहिए, जबकि 180 हाइड्रोजन नहीं है, तो हमको काम किसके अनुसार करना होगा? हाइड्रोजन के अनुसार करना होगा। जैसे कि मान लो आप एक छोटे बच्चे को घुमाने के लिए ले जा रहे हो, तो सबसे पहला चीज़ कि जितना तेज़ आप चल सकते हो उतना तेज तो छोटा बच्चा चलेगा नहीं, तो आपको किसके अनुसार चलना होगा? छोटा बच्चा के अनुसार चलना होगा। जिस स्पीड से वह चल रहा है उसी स्पीड से आपको भी चलना होगा, तब ना साथ साथ चल पाओगे और एक टाइम पे पहुंचोगे। यहाँ भी वही चीज़ होने वाली है। यहाँ पे नाइट्रोजन 60 ml है, 180 ml हाइड्रोजन चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं, तो हमको छोटे बच्चे के अनुसार चलना होगा, नहीं कि हाइड्रोजन के अनुसार चलना होगा। यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन 60 ml है, तब इसको हमको 20 ml की रिक्वायरमेंट होगी। पता चला? इसको देखो, इसको 180 चाहिए, तो ये तो यह 60 था ना, तो 180 60 3 का 1, तो 180 का यानी कि 1/3, तो 60 का कितना हो गया? 20। समझ रहे हो ना? चलो, तो 20 एक वॉल्यूम को 2 वॉल्यूम NH3, तो 20 को 40 ml NH3, यानी कि इस कंडीशन में हमको 40 ml NH3 प्राप्त होगा। और हाँ, 60 ml हाइड्रोजन जो है उसका तो आप यूज कर लिए हो, लेकिन उसके अनुसार नाइट्रोजन को लिए हो, तो नाइट्रोजन 60 था तो 20 यूज किए हो, 40 तो बचा ना। यानी कि जो आपका नाइट्रोजन है वह 40 ml शेष बच गया, शेष बचा, और 40 ml आपका अमोनियम मिल गया। क्लियर? ध्यान रखना कि जैसा कंपोनेंट है, जैसा गिवन है, उसी के अनुसार हमको काम करना होगा। तो इसको लिखो समझते हुए, इसको फिर से इस बार रिपीट करके देख लेना कैसे इसको समझाए हैं। इसको लिखे फिर हम लोग एवोगाद्रो हाइपोथेसिस यानी कि लास्ट लॉ देखते हैं। चलिए, तो हम लोग देखने वाले हैं लास्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन का नियम। उसका लास्ट लॉ है, उसमें 5 लॉ था ना, यह 5वां है, जिसको हम बोलते हैं एवोगाद्रो हाइपोथेसिस। एवोगाद्रो हाइपोथेसिस एक सोचा हुआ चीज है, एवोगाद्रो परिकल्पना। देखिए यह क्या बोलता है, क्या नाम है इसका। कहता है कि यदि हम किसी जगह का, सुनो ध्यान से, मान लो आप जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आपको हम बाहर पढ़ रहे हैं, मान लो आप रूम में पढ़ रहे हो, जिस रूम में पढ़ रहे हो उस रूम का हम टेम्परेचर सेम कर दें, कांस्टेंट कर दें, पूरा हर तरफ से बंद। उस रूम का प्रेशर भी कांस्टेंट कर दें, नियतांक कर दें। तो उस रूम में आप किसी भी गैस को ले जाओगे, तो उस एक गैस, मान लो कि आप किसी एक गैस, मान लो ऑक्सीजन गैस को लेकर गए हो, वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, यानी कि टेम्परेचर यानी कि दाब, टेम्परेचर यानी कि ताप और दाब सेम है। तो आप ऑक्सीजन गैस को लेकर गए हो, मान लो कि 100 ml आप ऑक्सीजन गैस को ले गए हो और वह x मोलिक्यूल के बराबर है, तो आप दुनिया का कोई भी गैस 100 ml लाओगे तो वह x मोलिक्यूल के बराबर ही होगा। यानी कि ध्यान दो, पहले समझ आओगे एक बार ना, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे तो समझने में और कठिनाई नहीं होगी। देखो, मान लो हमारे पास यह कोई एरिया है, कोई हमारा क्षेत्र है, मान लो रूम है, इस रूम का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट कर दें, नियतांक कर दें, और प्रेशर भी आपका कांस्टेंट कर दें।
यानी कि प्रेशर भी आपका नियतांक कर दें। नियतांक का मतलब क्या है? तो नियतांक का मतलब होता है कि सेम टेम्परेचर भी कुछ भी हो जाए, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं करें, प्रेशर हो जाए कोई चेंजिंग हम उसमें नहीं करें, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें। तो मान लो कि इसमें हम 100 ml नाइट्रोजन गैस लाते हैं, तो हमने चेक किया इस एरिया में टेम्परेचर प्रेशर को सेम रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए हमने चेक किया कि 100 ml नाइट्रोजन गैस जो हुआ है वह x मोलिक्यूल के बराबर है। x मोलिक्यूल यानी कि x अणु नाइट्रोजन गैस का 100 ml नाइट्रोजन गैस जो है वह x अणु के बराबर है, यानी कि x नाइट्रोजन अणु के बराबर है, और अच्छा से कहना चाहें तो। ठीक है, तो आप दुनिया का कोई भी गैस लाओगे और वह 100 ml होना चाहिए, चाहे आप O2 गैस लाओ तो 100 ml O2 गैस भी x मोलिक्यूल के बराबर होगा, x मोलिक्यूल O2। आप 100 ml मीथेन गैस लाओ तो वह भी x मोलिक्यूल के बराबर होगा। अब कहोगे सर हम 100 ml नहीं लाएंगे, हम 50 ml लाएंगे। ठीक है, लाइए। जब आप 100 ml ला रहे हो तो x मोलिक्यूल आपको प्राप्त हो रहा है, x मोलिक्यूल उस गैस का अणु प्राप्त हो रहा है। जब 50 ml लाओगे तो x/2 मोलिक्यूल उस गैस का अणु प्राप्त होगा। ठीक है, जब आप कहोगे नहीं हम 200 ml लाएंगे, जब 200 ml CH4 लाओगे आप तो 100 लाते हो तो x मोलिक्यूल CH4 अणु, तो जब 200 ml लाओगे तो 2x मोलिक्यूल CH4 का अणु प्राप्त होगा। यह x है, यह इसको मल्टीपल मत समझना, x है। क्लियर? यही कहता है आपका एवोगाद्रो हाइपोथेसिस। कितना आसान है, यानी कि सिंपल इसको लिखना चाहें तो क्या है, यदि किसी क्षेत्र का टेम्परेचर यानी कि ताप तथा प्रेशर यानी कि दाब नियतांक कर दें तो वहाँ गैस का जो आयतन होगा, गैस का आयतन अणु के संख्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी कि गैस का आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि अणु की संख्या, गैस की अणु की संख्या कहने का मतलब। क्लियर? यहाँ पे लिख लेना गैस की अणु की संख्या। ठीक है, गैस का आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस की अणु की संख्या। समझ रहे हो ना बात को? फिर से समझा दें। देखो इसको छोड़ो, मान लो कि यह आपका रूम है, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो। मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका रूम है और इस रूम में आप बैठकर पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। इस रूम का टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और प्रेशर कांस्टेंट कर। फिर से आपको समझाना है कि कांस्टेंट का मतलब क्या, नियतांक का मतलब क्या, सेम, हमेशा सेम। ठीक है, चलो जब हम यहाँ इस रूम का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दें, सेम कर दें, ठीक है, तो ध्यान से समझना क्या अब क्या कहने वाले हैं। जब टेम्परेचर और प्रेशर को हम सेम कर दें तो जो हम गैस लेकर आएंगे उस गैस का आयतन जो होगा उस गैस के अणु की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप 100 ml अमोनिया गैस ला रहे हो। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है,
तो 100 ml जो आप अमोनिया गैस ला रहे हो, तो हम वहाँ पे मेजर किए कि 100 ml अमोनिया गैस जो है वह बराबर हो रहा है x अणु के संख्या के बराबर, x अणु के बराबर हो रहा है। मान लो x अणु या x NH3 अणु के बराबर हो रहा है, कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं बात को आप। मान लो कि 100 ml अमोनिया गैस जो है वह x अणु के बराबर हो रहा है। हम इस टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट किए हैं और इसमें हम ला रहे हैं 100 ml अमोनिया गैस, तो हमने देखा कि 100 ml अमोनिया गैस x अणु, अब x हटा देते हैं, y लेते हैं, y अणु के बराबर हो रहा है। तो आप यहाँ पे 100 ml कोई भी गैस लाओगे तो वह y अणु के ही बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हम 100 ml कौन सा गैस ला दें, कोई बोलो, मान लो हम Cl2 क्लोरीन गैस ला दें, तो वो भी किसके बराबर होगा, y के अणु के ही बराबर होगा। क्लियर। अब आपके मन में कहा कि नहीं सर हम 100 ml नहीं, हम 200 ml लाएंगे, तो जैसे आप 200 ml Cl2 गैस लाओगे तो फिर 100 ml में y, तो फिर डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y अणु। देखो तो समानुपाती हो रहा है कि नहीं, गैस का आयतन को हम बढ़ा रहे हैं, तो जो गैस की अणु की संख्या है वो भी तो बढ़ रहा है। इसका मतलब कि आप लोग पढ़े होइएगा क्लास 10th में, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x y के समानुपाती होता है। मतलब क्या कि x का मान यदि बढ़ेगा तो साथ ही साथ y का भी मान क्या होता था, बढ़ता था। यहाँ भी वही है, गैस के आयतन को यदि हम बढ़ाएंगे तो गैस की अणु की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। तो 100 ml यदि आप कोई भी लाते हो तो y के अणु के बराबर होगा। 200 ml Cl2 लाते हो तो यहाँ क्या हो गया, 2y हो गया। मान लो हम यहाँ पे 50 ml Cl2 ला दें, तो 100 ml Cl2 ला रहे हैं तो y अणु, अब हम 100 को आधा कर दिए तो अणु भी आधा हो गया, तो 50 ml Cl2 गैस इज इक्वल टू y/2 अणु। क्लियर। चलिए, तो इसमें एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देते हैं, इसी में एक संख्या मेंशन किया गया है। कहाँ लिखे हैं, यहीं पे लिख देते हैं। देखो जो एवोगाद्रो नंबर होता है, एवोगाद्रो नंबर, इसको याद रखना, वही अणु की संख्या को ही बताता है। एक मोल में कितना अणु होता है, कितना परमाणु होता है। 6.023 इंटू 10/23 मोलिक्यूल्स, यही होता है एवोगाद्रो नंबर। इसको ध्यान में रखिएगा। इसी एवोगाद्रो नंबर को हम क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट में कहते हैं Na, यानी कि एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या। क्लियर। इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। चलिए, तो ये रहा आपका कंप्लीट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोजन का नियम में जितना 5 ही लॉ था, 5 लॉ को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर से डिस्कस करने वाले हैं, ये तो आपका बेसिक केमिस्ट्री था, बेसिक केमिस्ट्री में ही हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि स्टार्ट होगा आपका मोल कंसेप्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोल परिकल्पना। और आपका जो भारती भवन बुक है या जो आलोक प्रकाशन का बुक है, उसमें मोल कंसेप्ट, मोल परिकल्पना से ही शुरू किया हुआ है सारा चीज़। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में यहाँ तक ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट में ही मेंशन है, लेकिन वहाँ से मोल से शुरू हुआ है। तो आपका मुख्य चैप्टर, हालांकि ये सब चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से भी सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, जिसमें हम शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट। थैंक यू। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो इस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उससे जुड़कर वहाँ से कमेंट कर सकते हो। जो भी डाउट होगा हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।